देवर के प्यार में अंधी हुई भाभी ने ली नंद की जान, बनी हत्यारी। एक दूसरे से रूबरू मिलने लगे। इसी बीच एक मुलाकात में दोनों ने अपने प्यार का इजहार भी कर दिया। दिन प्रतिदिन उनका प्यार प्रगाढ़ होता जा रहा था। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के गैनी गांव में रमेश कुमार अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी रामवती के अलावा दो बेटे नरेश व तालेव, दो बेटियां सुनीता व विनीता थीं। रमेश खेती किसानी का काम करते थे। इसी की आमदनी से उन्होंने बच्चों की परवरिश की। बच्चे शादी लायक हो गए तो उन्होंने बड़े बेटे नरेश का विवाह नन्ही देवी नाम की युवती से करा दिया। कालांतर में नन्ही ने एक बेटे शिवम व एक बेटी सीमा को जन्म दिया। बाद में उन्होंने बड़ी बेटी सुनीता का भी विवाह कर दिया। अब दो बच्चे शादी के लिए रह गए थे। रमेश उन दोनों की शादी की भी तैयारी कर रहे थे। इसी बीच दूसरे बेटे तालेवर ने ऐसा काम कर दिया जिससे उनकी गांव में बहुत बदनामी हुई। तालेवर ने सन 2013 में अपने ही पड़ोस में रहने वाली एक महिला के साथ रेप कर दिया था, जिसके आरोप में उसको जेल जाना पड़ा था। उधर रमेश की छोटी बेटी विनीता भी 19 साल की हो चुकी थी। यौवन की चमक से उसका रूप दमकने लगा था। वह ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, पर उसे फिल्म देखना, फैशन के अनुसार कपड़े पहनना अच्छा लगता था। उसकी सहेलियां भी उसके जैसे ही विचारों की थीं, इसलिए उनमें जब भी बात होती तो फिल्मों की और उनमें दिखाए जाने वाले रोमांस की ही होती थी। यह उम्र का तकाजा भी था। विनीता के ख्यालों में भी एक अपने दीवाने की तस्वीर थी, लेकिन ये तस्वीर कुछ धुंधली सी थी। ख्यालों की तस्वीर के दीवाने को उसकी आंखें हरदम तलाशती थीं। वैसे उसके आगे पीछे चक्कर लगाने वाले युवक कम नहीं थे, लेकिन उनमें से एक भी ऐसा न था जो उसके ख्यालों की तस्वीर में फिट बैठता हो। बात करीब 2 साल पहले की है। विनीता अपने पिता के साथ एक रिश्तेदारी में बरेली के कस्बा आंवला गई, जो उसके यहाँ से करीब 13 किलोमीटर दूर था। वहां से वापसी में वह आंवला बस अड्डे पर खड़ी बस का इंतजार कर रही थी, तभी एक नवयुवक जो कि वेंडर था, पानी की बोतल बेचते हुए उसके पास से गुजरा। उस युवक को देखकर विनीता का दिल एकाएक तेजी से धड़कने लगा। निगाहें तो जैसे उस पर ही टिक कर रह गई थीं। उसके दिल से यही आवाज आई कि विनीता, यही है तेरा दीवाना जिसे तू तलाश रही थी। उस युवक को देखते ही उसके ख्यालों में बनी धुंधली तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई। वह उसे एकटक निहारती रही। उसे इस तरह निहारता देखकर वही युवक भी बार बार उसी पर नजर टिका देता। जब उनकी निगाहें आपस में मिल जाती तो दोनों के होठों पर मुस्कुराहट तैरने लगती। उसी समय बस आ गई और विनीता अपने पिता के साथ बस में बैठ गई। वह पिता के साथ बस में बैठ जरूर गई थी, पर पूरे रास्ते उसकी आंखों के सामने उस युवक का चेहरा ही घूमता रहा। विनीता उस युवक के बारे में पता करके उससे संपर्क करने का मन बना चुकी थी। अगले ही दिन सहेली के यहाँ जाने का बहाना बनाकर विनीता आंवला के लिए निकल गई। बस अड्डे पर खड़े होकर उसकी आंखें उससे तलाशने लगीं। कुछ ही देर में वही युवक विनीता को दिख गया, पर उस युवक ने विनीता को नहीं देखा था। विनीता उस पर नजर रखकर उसका पीछा करके उसके बारे में जानने की कोशिश में लग गई। कुछ देर में ही उसने उस युवक के बारे में किसी से जानकारी हासिल कर उसका नाम व मोबाइल नंबर पता कर लिया। उस युवक का नाम हरि था और वह अपने परिवार के साथ आंवला में ही रहता था। एक दिन हरि सुबह के समय अपनी छत पर बैठा था, तभी उसका मोबाइल बज उठा। हरि ने स्क्रीन पर बिना नंबर देखे ही कॉल रिसीव करते हुए हेलो बोला। जी, आप कौन बोल रहे हैं? दूसरी ओर से किसी युवती की मधुर आवाज सुनाई दी तो हरि चौंक पड़ा। वह बोला, आप कौन बोल रही हैं और आपको किससे बात करनी है? मैं विनीता बोल रही हूँ। मुझे अपनी दोस्त से बात करनी थी, लेकिन लगता है नंबर गलत डायल हो गया। कोई बात नहीं, आपको अपनी दोस्त का नंबर सेव करके रखना चाहिए। ऐसा होगा तो दोबारा गलती नहीं होगी। आप पुलिस में हैं क्या? जी नहीं, आम आदमी हूँ। किसी के लिए तो खास होंगे। आप बहुत बातें करती हैं। अच्छी या बुरी? अच्छी। क्या अच्छा है मेरी बातों में? अब हंसने की बारी थी हरि की। वह जोर से हंसा, फिर बोला, माफ करना, मैं आपसे नहीं जीत सकता। और मैं माफ ना करूं तो आप ही बताए मैं क्या करूं? हरि ने हथियार डाल दिए। अच्छा जाओ, माफ किया। दरअसल विनीता को हरि का मोबाइल नंबर तो मिल गया था, लेकिन विनीता के पास खुद का मोबाइल नहीं था, इसलिए उसने अपनी सहेली का मोबाइल फोन लेकर बात की थी। पहली ही बातचीत में दोनों काफी घुल मिल गए थे। दोनों के बीच कुछ ऐसी बातें हुई कि दोनों एक दूसरे के प्रति अपनापन महसूस करने लगे। फिर उनके बीच बराबर बातें होने लगीं। विनीता ने हरि को बता दिया था कि उस दिन अनजाने में उसके पास कॉल नहीं लगी थी, बल्कि उसने खुद उसका नंबर हासिल करके उसे कॉल की थी और उनकी मुलाकात भी हो चुकी है। जब हरि ने मुलाकात के बारे में पूछा तो विनीता ने आंवला बस अड्डे पर हुई मुलाकात का जिक्र कर दिया।
हरी यह जानकर बहुत खुश हुआ क्योंकि उस दिन विनीता का खूबसूरत चेहरा आंखों के जरिए उसके दिल में उतर गया था। इसके बाद दोनों एक दूसरे से रूबरू मिलने लगे। इसी बीच एक मुलाकात में दोनों ने अपने प्यार का इजहार भी कर दिया। दिन प्रतिदिन उनका प्यार प्रगाढ़ होता जा रहा था। विनीता तो दीवानगी की हद तक दिल की गहराइयों से हरी को चाहने लगी थी। धीरे धीरे उनका प्यार परवान चढ़ने लगा। प्रेम दीवानों के प्यार की खुशबू जब जमाने को लगती है तो वह उन दीवानों पर तरह तरह की बंदिशें लगाने लगता है। यही विनीता के परिजनों ने किया। विनीता के घर वालों को पता चल गया कि वह जिस लड़के से मिलती है वह बदमाश टाइप का है। इसलिए उन्होंने विनीता पर प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए। लेकिन तमाम बंदिशों के बाद भी विनीता हरी से मिलने का मौका निकाल ही लेती थी। धीरे धीरे दोनों के इश्क के चर्चे गांव में होने लगे। गांव के लोगों ने कई बार विनीता को हरी के साथ देखा। इस पर वह तरह तरह की बातें बनाने लगे। गांव वालों के बीच विनीता के इश्क के चर्चे होने लगे। इससे रमेश की गांव में बदनामी हो रही थी। घर परिवार के सभी लोगों ने विनीता को खूब समझाया लेकिन प्यार में आकर डूबी विनीता पर इसका कोई असर नहीं हुआ। पूरा परिवार गांव में हो रही बदनामी से परेशान था। रोज घर में कलह होती लेकिन हो कुछ नहीं पाता था। 29 सितंबर की सुबह करीब 8 बजे विनीता अपनी भाभी नन्ही देवी के साथ दिशा मैदान के लिए खेतों की तरफ गई थी। कुछ समय बाद नन्ही देवी घर लौटी तो विनीता उसके साथ नहीं थी। घर वालों ने उससे विनीता के बारे में पूछा तो उसने बताया कि जब वह दिशा मैदान के बाद बाजरे के खेत से बाहर निकली तो उसे विनीता नहीं दिखी। उसने सोचा कि विनीता शायद अकेली घर चली गई होगी, लेकिन यहां आकर पता चला कि वह यहां पहुंची ही नहीं है। नन्ही ने कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि विनीता अपनी किसी सहेली के यहां चली गई हो। कुछ ही देर में गांव के एक किसान चंद्रपाल ने विनीता के घर पहुंचकर बताया कि रामानंद शर्मा के बाजरे के खेत में विनीता की लाश पड़ी है। उस समय रमेश पत्नी के साथ डॉक्टर के पास दवा लेने गए थे। रमेश के धान के खेत के बराबर में ही रामानंद का बाजरे का खेत था। ये खबर सुनकर सभी घरवाले लगभग दौड़ते हुए घटनास्थल पर पहुंचे। विनीता की लाश देखकर सब बिलख बिलख कर रोने लगे। इसी बीच वहां गांव के काफी लोग पहुंच गए थे। ग्राम प्रधान भी मौके पर थे। उन्होंने घटना की सूचना स्थानीय थाना अलीगंज को दे दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी विशाल प्रताप सिंह पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। विनीता के पेट में गोली लगने के निशान थे। निशान देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी ने काफी नजदीक से गोली मारी है। इसका मतलब था कि हत्यारे को विनीता काफी अच्छी तरह से जानती थी। इसी बीच रोतबिलखते रमेश और उनकी पत्नी भी वहां पहुंच गए। थाना प्रभारी विशाल प्रताप सिंह ने नन्ही और बाकी घर वालों से आवश्यक पूछताछ की। फिर विनीता की लाश पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दी। थाने वापस आकर उन्होंने रमेश कश्यप की लिखित तहरीर पर गांव के ही इंद्रपाल, हरपाल, उमाशंकर और धनपाल के खिलाफ भादमवी की धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया। तहरीर में हत्या का कारण इन लोगों से रंजिश बताया गया था। थाना प्रभारी सिंह ने केस की जांच शुरू की तो पता चला कि विनीता का भाई तालेवर अपने मकान के पीछे रहने वाली युवती से दुष्कर्म के मामले में 2014 से जेल में बंद है। पुलिस को पता चला कि जिस युवती ने रेप का आरोप लगाया था रमेश ने, उस युवती के पिता को भी विनीता की हत्या में आरोपी बनाया गया था। साथ ही विनीता के किसी हरि नाम के युवक से प्रेम संबंध की बात पता चली। बेटी की इस हरकत से घर वाले काफी परेशान थे। इससे पुलिस का शक विनीता के परिवार पर केंद्रित हो गया। थाना प्रभारी ने सोचा कि कहीं एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश तो नहीं की गई। विनीता से छुटकारा तो मिलता ही साथ ही तालेवर को जेल भेजने वाले को भी जेल की चारदीवारी में कैद कराने में सफल हो जाते। पूरी घटना की जांच में यही निष्कर्ष निकला कि परिवार का ही कोई सदस्य इस घटना में शामिल है। लेकिन मां बाप तो थे नहीं, उनका बेटा नरेश गांव में नहीं था। बची बेटे की पत्नी नन्ही जो विनीता के साथ ही गई थी और अकेली वापस लौटी थी। नन्ही पर ही हत्या का शक गहराया। थाना प्रभारी ने गांव के लोगों से पूछताछ की तो ऐसे में एक व्यक्ति ऐसा मिल गया जिसने ऐसा कुछ बताया कि थाना प्रभारी की आंखों में चमक आ गई। इसके बाद 2 अक्टूबर को उन्होंने नन्ही देवी को घर से पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। जब महिला आरक्षी की उपस्थिति में नन्ही से सख्ती से पूछताछ की गई तो वह टूट गई। उसने विनीता की हत्या अपने नाबालिग बेटे शिवम के साथ मिलकर किए जाने की बात स्वीकार कर ली और पूरी कहानी बयान कर दी। विनीता के हरि नाम के युवक से प्रेम संबंध की बात से घर का हर कोई नाराज था। समझाने के बावजूद भी विनीता नहीं मान रही थी। गांव में हो रही बदनामी से घर वालों का जीना मुहाल हो गया था। नन्ही अपनी नंद विनीता की कारगुजारियों से कुछ ज्यादा ही खफा थी। वह अपने परिवार को बदनामी से बचाना चाहती थी, इसलिए उसने विनीता की हत्या अपने नाबालिग बेटे शिवम से कराने का फैसला कर लिया।
इस हत्या में उस इंसान को भी फंसाकर जेल भेजने की योजना बना ली, जिसकी बेटी से दुष्कर्म के मामले में उसका देवर तालेवर जेल में बंद था। उस इंसान के जेल जाने पर उससे समझौते का दबाव बनाकर वह देवर तालेवर को जेल से छुड़ा सकती थी। घर में 1.315 बोर का तमंचा पहले से ही रखा हुआ था। नन्ही ने शिवम के साथ मिलकर विनीता की हत्या की पूरी योजना बना ली। 29 सितंबर की सुबह 8 बजे नन्ही ने बेटे शिवम को तमंचा लेकर घर से पहले ही भेज दिया। फिर विनीता को साथ लेकर दिशा मैदान के लिए खुद घर से निकल पड़ी। विनीता को लेकर नन्ही अपने धान के खेत के बराबर में बाजरे के खेत में पहुंची। शिवम वहां पहले से मौजूद था। विनीता के वहां पहुंचने पर शिवम ने तमंचे से विनीता पर फायर कर दिया। गोली सीधे विनीता के पेट में जाकर लगी। विनीता जमीन पर गिरकर कुछ देर तड़पी, फिर शांत हो गई। विनीता की लीला समाप्त करने के बाद शिवम ने अपने धान के खेत में तमंचा छिपाया और वहां से छिपते हुए निकल गया। नन्ही भी वहां से घर लौट गई, लेकिन पुलिस के शिकंजे से वह न अपने आप को बचा सकी और न ही अपने बेटे को। थाना प्रभारी सूर्य प्रताप सिंह ने नन्ही को मुकदमे में 120B का अभियुक्त बना दिया। शिवम की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त तमंचा भी पुलिस ने बरामद कर लिया। आवश्यक लिखापढ़ी के बाद नन्ही को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया और शिवम को बाल सुधार गृह